सीरीज 7 में आपका स्वागत है। लवासा तक के सफर के सभी दर्शकों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में विधान परिषद से संबंधित जो मोटे मोटे टॉपिक बनते हैं, एमसीक्यू हो गए, ठीक है, वन लाइनर प्रश्न बनते हैं, वो सब हमने विस्तार पूर्वक देखे हैं। इसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे आज भारत के जो मौलिक अधिकार है, इंग्लिश में जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, एफआर, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एग्जामिनर किस किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है वो सभी हम देखेंगे। पिछली बार के क्वेश्चन भी देखेंगे जो पिछली वर्ष एग्जाम में हुबहू छपे हैं। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल एक ऐसा टॉपिक है जो संविधान तो संरक्षण देता ही है, भारत का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो भी आम नागरिकों को संरक्षण देता है, फंडामेंटल। ठीक है, आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 226 के तहत दो हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है, क्या क्या विशेष प्रावधान है, सभी जो छोटे छोटे टॉपिक है जो एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी हम देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार में कहां से कहां तक है। अनुच्छेद का पूछे अपने को, तो अनुच्छेद पूछे तो कॉमन में तो ये आता है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ठीक है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ठीक है, उसके तहत अभी कॉमन सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि मौलिक अधिकार जो रियल में है वो कहां से कहां तक है। मौलिक अधिकार है एफआर, फंडामेंटल राइट, तो उसकी हम देखें दोस्तों तो वो 14 से लेकर 32 तक है। कहां तक है? 14 से लेकर 32 तक। ठीक है दोस्तों, अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि मौलिक अधिकार को संविधान में शामिल करने की नौबत कहां से आ गई। ठीक है, मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक नीति निश्चित तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य है, तो इनको संविधान में सम्मिलित क्यों किया गया था। देखिए, पहले जो टाइम था वो शिक्षा का अभाव था। पहले के टाइम में, प्राचीन समय में अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी और संसद में ब्रिटिश प्रणाली के तहत ली गई है, तो पहले में मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने की आवश्यकता कहां से पड़ी। तो पहले के लोग थे वो निरक्षर थे। ठीक है, तो जो संविधान निर्माता है, ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी समितियां बनी थी, प्रारूप समिति, संघ समिति, अल्पसंख्यक वर्ग की समिति, तो उनको कहीं ना कहीं हद तक चिंता व्यक्त की गई कि जो भारतीय नागरिक है वो बहुत भोले हैं, ठीक है, और वो अशिक्षित है, निरक्षर है, तो उनके राज्य के भविष्य में हनन नहीं कर दे उनके अधिकारों का, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो। इसलिए मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने की आवश्यकता हमारे संविधान में पड़ी। ठीक है दोस्तों, अब एक बात हो गई, एक पहलू ये हो गया। अब ये सोचते हैं कि भारत को एक उदारी का झोला कहा जाता है, भारत के संविधान को अलग अलग जगह जगह से हमने संविधान के जो भाग है वो लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, नीति निश्चित तत्व हो गए, ठीक है, ये हम सबने अलग अलग जगह से लिए हुए। तो उसी की बात करें तो मौलिक अधिकार को कहां से ले गए, तो मौलिक अधिकार को जो लिया है हमने, मौलिक अधिकार ये हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां से लिए दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान में आ चुके हैं। अब इनको जगह कहां दी जाए, तो इस पे भी विचार विमर्श किया गया, तो इनको जगह दी गई है, यहां से मैं लिख रहा हूं लिया गया है। ठीक है, यह लिए गए हैं, तो वो हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब इसको इसमें जगह दी गई है भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में ये है, भारतीय संविधान में ये है भाग 3 में। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की किसमें ये भाग 3 में। ठीक है, मोटे मोटे पे बात की गई। आर्टिकल भी हमने देख लिया, 14 से 32 तक है। ठीक है, ऐसे बात करें तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। एक एक करके हम सब समझेंगे। ठीक है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में, 18, 19, 20, ऐसे करके हम 32 या 35 तक की श्रृंखला में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मौलिक अधिकारों के अब कितने वर्ग हैं। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। देखो, मौलिक अधिकारों के वर्गों के स्तर की बात करें, फंडामेंटल राइट,
फंडामेंटल राइट के वर्ग। वर्ग कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो अपने जो संविधान था उसमें कितने वर्ग थे? 7 वर्ग थे। कितने थे दोस्तों? 7 वर्ग थे। ठीक है, उसमें जो हालिया संशोधन मतलब जो संशोधन हुआ था 7 वर्ग थे, अभी 6 ही है वर्तमान में। पहले 7 वर्ग थे। 6 कौन कौन से? पहले 7 थे, ये पहले का है। ठीक है दोस्तों, पहले पृष्ठभूमि की बात की जाए इसकी 7वें वर्ग की, तो 7वां वर्ग कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। पूछ ले कौन सा संविधान संशोधन था और कौन से ईयर में समाप्त किया गया था? तो संविधान संशोधन कौन सा था इसका? 44वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। संशोधन, ठीक है। अब पूछ ले ईयर, तो ईयर में आप भूलना मत, 1978। कौन सा ईयर था? 1978। 7वां समाप्त हो गया संपत्ति का अधिकार को। किसमें लेगा? कानूनी अधिकार में। किसमें लेगा? 300 ए। कौन सा हो गया? संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ये कभी रट लेना आप। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया 1978 में। कहां पे डाला गया? 300 ए में डाला गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 6। अब मौलिक अधिकार अब कितने हो गए? 6 वर्ग हो गए इसके। कितने वर्ग हो गए? 6 वर्ग। 7 हो गए, क्लियर। अब कितने हो गए? 6 वर्ग। ठीक है, 6 वर्ग के स्तर पर बात करें तो कौन कौन से हैं? पहला देखो दोस्तों, पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार। दूसरे स्तर पर बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरी बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे स्तर पर बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता। किसकी दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता। पांचवें स्तर पर बात करें तो शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित। और जो लास्ट है अंतिम, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, अब इसका पूछ लेते हैं आर्टिकल, किस आर्टिकल में कौन सा है। ठीक है, तो समता के अधिकार के स्तर पर बात करें तो ये है 14 से 18। ठीक है, ये अनुच्छेद है 14 से 18 अनुच्छेद है। स्वतंत्रता का अधिकार पूछे तो ये होगा 19 से 22। ठीक है, शोषण के विरुद्ध पूछ रहे 23 और 24। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता पूछ रहे तो ये आएगा 25, 26, 27 और 28। ठीक है, शिक्षा तथा संस्कृति का पूछ रहे ये होगा 29 और 30। और अंतिम बचा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसमें आएगा? 32 में। अब मिसिंग नंबर कौन सा है? 31। हमने डिस्कस किया था 7 वर्ग थे, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया, तो वो हो गया खारिज। ठीक है, उसको जोड़ दिया 300 में। ठीक है, समता का अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता है 25, 26, 27, 28 और शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित 29 और 30 और संवैधानिक उपाय का अधिकार है 32। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक स्तर पर बात करेंगे। ठीक है, एक एक स्तर पर बात करते हैं हम, तो देखेंगे जैसे कि दोस्तों हमने 6 वर्ग देख लिए थे। ठीक है, समता का अधिकार देख लिया, स्वतंत्रता का देख लिया, शोषण के विरुद्ध देख लिया, धर्म की स्वतंत्रता का देख लिया, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देख लिए, फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार देख लिया। अब उनको लाइन वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लेते हैं हम समता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, क्या लेंगे पहले हम? समता का अधिकार। समता का अधिकार
आर्टिकल कौन कौन से थे? 14 से 18, ठीक है, ये आर्टिकल था। उसके तहत हम देखें, अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। 14 में क्या दिया, 15 में, 16, 17, 18 तक, ठीक है। पहला देखिए हम आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 में, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का राज्य में हो, संघ में हो, कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता, ठीक है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, सभी समान होंगे, ठीक है। दूसरे स्तर पर बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जाति हो गई, लिंग हो गया, धर्म हो गया, मूल हो गया और हो गया जन्म स्थान, इन सभी तत्वों के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का जाति, लिंग, धर्म, मूल, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करें अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? किसी भी राज्य में लोक नियोजन के अवसर है, ठीक है, लोक नियोजन के अवसरों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके समानता रखी जाएगी। लोक नियोजन अवसरों में समानता, ठीक है। फिर बात करते हैं कौन सा हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, बचे कौन से? 2, 17 और 18। अनुच्छेद 17 के स्तर पर बात करें हम, अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होना चाहिए। क्या अस्पृश्यता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 बात करता है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। अब करता 18वां अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों? 18वां अनुच्छेद कहता है कि कोई भी उपाधि दी गई है, ठीक है, राज्य के बाहर की हो, मतलब राज्य के बाहर मतलब राज्य के रूप में देश को परिभाषित किया गया है। जैसे कि हम 12वां पढ़ेंगे, आर्टिकल 12, उसमें राज्य के स्तर पर देश को परिभाषित किया गया है। वर्तमान में हम क्या देखते हैं, कॉमन वर्ड में राज्य मतलब एक पर्टिकुलर राज्य हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार, यूपी वगैरह सब, ठीक है। आर्टिकल 12 में उपाधियों का अर्थ, अब आपके मन में सवाल होता होगा 1956 में जो भारत रत्न पद्म पुरस्कार इस सब से जो हमने स्टार्ट किया था, भारत सरकार ने, जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो स्टार्ट किए थे भारत रत्न हो गए, पद्म पुरस्कार, वो भी तो एक उपाधि है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये एक साफ एंड क्लियर कट में कहा है कि जो उपाधियां हैं भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ये उपाधियां नहीं है, ठीक है, ये उपाधियां नहीं, ये सम्मान के तौर पर दिए गए। उपाधियां क्या हो गई? उपाधियां हो गई कि जैसे कि किसी देश द्वारा अपन उपाधि ले रहे, जैसे कि पुराने जमाने में कैसा होता, राज राजा प्रथम, ठीक है, पुराने जमाने ये सब उपाधि, महाराजा धीराज, ये सब उपाधियां है, तो इनको समाप्त किया गया है। इनको समाप्त किया गया, तो उपाधियों में वो आएंगे, अपवाद कोई नहीं अपवाद रहेगा, अपवाद रहेगा सिर्फ भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, ये सब अपवाद है, ये उपाधियां नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हमने बात की है समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। दूसरे स्तर पर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इसको दोस्तों यहां पे लिख देते ताकि अपना स्पेस और बच जाएगी, है ना। इसको यहां पे लिख देते, मौलिक अधिकार।
ठीक है, 14 से लगाकर 32 तक, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमने समता का अधिकार कर लिया, अब करेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल दोस्तों बताया अपन ने अभी, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, ठीक है। इन स्तर पर बात करें स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से सम्मिलित होंगे। स्वतंत्रता अधिकार में पहला जो होगा अनुच्छेद 19, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। इसमें भी 6 सब टॉपिक है, क्लॉज 1, क्लॉज, सब क्लॉज, तो इसमें सब क्लॉज है, ठीक है। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हम लिख देते बोलने की स्वतंत्रता। 19 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? 19 सब क्लॉज 2 कहता है कि देश में शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। देश में शस्त्र रहित, बिना हथियार के रहित सम्मेलन, ठीक है दोस्तों। 19 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? शांतिपूर्ण स्वतंत्रता का, शांतिपूर्ण हंगामा करने, हड़ताल करने की स्वतंत्रता, या शांतिपूर्ण प्रदर्शन लिख देते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। अगले स्तर पर बात करें 19(4) क्या कहता है? 19(4) कहता है कि भारत में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। तो आवागमन कहां पे? भारत के स्तर पर, ठीक है दोस्तों। 19 सब क्लॉज 5 क्या कहता है? भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या करने की? व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। और लास्ट अंतिम क्या कहता है? बोलने की हो गई, देश में शस्त्र सम्मेलन करने की हो गया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की होगी, आवागमन की हो गई, व्यापार करने की हो गई, और भारत में कहीं भी भ्रमण या कहीं भी आबाद होने की या निवास करने की स्वतंत्रता। भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। ये 19 में सब क्लॉज है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 20 की। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि अगर कोई व्यक्ति पाया गया है, दोष सिद्धि अपराधी, तो उसके संरक्षण में क्या क्या मिलेगा? दोष सिद्ध के लिए संरक्षण हो गया, ठीक है। दोष सिद्धि के लिए संरक्षण किस प्रकार मिलेगा भाई? तो 3 है इसमें भी। कौन कौन से? प्रथम स्तर पर बात करें तो जो उसने वर्तमान में अपराध किया है, ठीक है, तो उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। जैसे कि उसने अपराध किया है, जैसे कि मैं लिख देता हूं, पहले कौन सा सम्मिलित है, उसी कानून के तहत सजा, ठीक है। अब जैसे कि हो गया है, हमने जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। आज अपनी तारीख है 19/5/2024, ठीक है। किसी एक्स व्यक्ति ने अपराध किया है, किसी एक्स व्यक्ति ने क्या किया है? अपराध, मान लो चोरी, लूटमार, डकैती वगैरह ये सब डाल दिया, ठीक है। फौजदारी विवाद लेते हैं हम, आपराधिक मामले नहीं लेते, ठीक है। चोरी डकैती की किसी एक व्यक्ति ने किस दिन की है? 19/5 को, ठीक है। अब कानून बनता है 22/5/2024। इसमें कानून क्या था? 1 महीने सजा, और कानून बनाया है 20/5/2024 को 5 महीने की सजा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? दोष सिद्धि के संरक्षण उसी
उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। जिसने 19/5/2024 को अपराध किया किसी एक्स व्यक्ति ने, तो उसी कानून के तहत सजा दी गई जबकि अपराध की डेट उसने घोषित की थी, ठीक है। दूसरी 22 को वो कानून लागू हुआ है, पर इसके बाद जो अपराध करेगा वो इसके तहत सजा का हकदार होगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको संरक्षण दिया गया है कि उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी, ठीक है। प्रथम बात यह होगी। दूसरी बात दोस्तों याद रखने जैसी क्या है, दूसरी बात यह है कि एक ही जो अपराध है, मतलब एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी, ठीक है, दोहरा दंड नहीं जाएगा। एक ही अपराध क्या डकैती की है, कितने की सजा थी, 1 महीने की, तो 1 महीना हो चुका है, वापिस 1 महीना बढ़ाओगे तो वो नहीं है, क्योंकि 20 उसको संरक्षण दे देगा, ठीक है। तो 20 उसको संरक्षण दे देगा तो दोहरा दंड संरक्षण के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो दोहरा दंड उसको नहीं दिया जाएगा। तीसरे स्तर पर बात करें तो तीसरा इसमें क्या होगा, तीसरा होगा कि किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तूने ये किया है, तो पुलिस कस्टडी में हो गई, ठीक है। मजिस्ट्रेट न्यायिक हिरासत होती है, पुलिस हिरासत होती है, तो उसमें किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे दबाव नहीं बनाया जाएगा कि खुद के खिलाफ तू साक्ष्य दे, तो दबाव नहीं बनाया जाएगा। किसके लिए? साक्ष्यों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो 3 स्तर पर ये मोटा मोटा याद रखना, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। प्लीज दोषी के लिए संरक्षण, उसी के कानून के तहत सजा दी जाएगी। एग्जांपल ये याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। उसी दिन की डेट है उसको याद रखना, नहीं भूलोगे। दूसरा है दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा है दबाव, साक्ष्यों के लिए उसको व्यक्ति पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों।